हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। क्या है? इंडियन पॉलिटी में हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कार्यपालिका का हेड जो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 5 में क्या है? हमारे संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में प्रावधान किया गया है और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक क्या किया गया है? संघ के बारे में विस्तार से दिया गया है। तो आज हम संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। संघीय कार्यपालिका के 3 भाग हैं। क्या है? संघीय कार्यपालिका के 3 भाग हैं। पहला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वो सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का जो पद है, भारतीय गणराज्य का सबसे ऊंचा पद है, सबसे बड़ा पद है। संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सभी जो शक्तियां होती है, जितनी भी शक्ति हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, सभी राष्ट्रपति में क्या होती है? समाहित होती है। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारतीय राष्ट्रपति होता है वह इलेक्टेड होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। इसलिए भारत जो है कैसा है? भारत रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक है, गणराज्य है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। बात करें योग्यताएं की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? तो राष्ट्रपति की योग्यताओं संबंधी आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 में बातें दी गई हैं कि पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो योग्यताएं दी गई है उसको फुलफिल करता हो और लाभ के पद पर न हो। क्या हो? लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब है किसी भी सरकारी पद पर शामिल न हो, उपस्थित न हो। आर्टिकल 59 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति इन सदनों का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने से पहले या बनने से पहले उसे क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा। अब बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 54 में दिया गया है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य, यानी जो चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य से होते हैं। और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी पहले जो था, पहले दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का प्रावधान नहीं था। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद से प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतगणना का आधार वर्ष यानी कैसे तय की जाती है? तो 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तैयार किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 और 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 और 52 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। किसके? सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। प्राथमिकता में मत दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? यानी जो चुनाव मत देने वाला होगा वो केवल एक व्यक्ति को नहीं, जितने उम्मीदवार होंगे उनको प्रेफरेंस के आधार पर, अपने किसको कितना पसंद करता है उसके आधार पर क्या देगा? मत देगा, अपने वोटों को देगा। मतों का कोटा पूरा करने वाला विजयी होता है। क्या होता है? मतों का कोटा, यानी मतों का कोटा फिक्स किया जाता है और उससे जो उस कोटा को पूरा करता है वह क्या होता है? विजयी, वह जीत जाता है, वह राष्ट्रपति बन जाता है। पहले
अगर पहले गिनती में पहला मत की गिनती में अगर कोटा प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता की गिनती होती है और उसमें कोटा का निर्धारण किया जाता है। एग्जाम्पल है तो 1969 में द्वितीय समय आई थी जब पहली मतगणना में क्या हुआ था, किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था, तो उस समय द्वितीय वरीयता की गणना हुई थी और उस समय बीवी गिरी क्या बने थे, बीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। अब बात करें कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का तो उसको किन प्रक्रियाओं को करना होगा, तो प्रस्तावक और अनुमोदक की बात आती है। यानी राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 में बात की गई है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे 50 प्रस्तावक मतलब वो होता है उसे 50 व्यक्तियों को निर्वाचक मंडल के 50 वैसे सदस्यों को इकट्ठा करना होगा जो यह हस्ताक्षर करके दे कि हाँ मैं इनका प्रस्ताव देता हूँ कि ये चुनाव लड़ेंगे, प्लस वो तो प्रस्तावक हो गए कि वो चाहते चुनाव लड़े, प्लस अनुमोदक क्या करे, प्लस इन 50 व्यक्तियों के अलावा 50 व्यक्ति और चाहिए जो उन पर क्या करे, अनुमोदन दे कि हाँ ये ठीक है, हम भी इनको अनुमोदन करते हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर 100 व्यक्तियों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए पहले वो नॉमिनेशन डालने के लिए। और आगे करते हैं तो 15,000 रुपये जमानत राशि, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का उसको 15,000 रुपये क्या करना है, जमानत राशि जमा करना है कि कहाँ, RBI में जमा करना है। अगर कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 नहीं मिला, यानी 1/6 वोट नहीं मिलता है किसी उम्मीदवार को, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। एक तरफ वो क्या है, दंड के रूप में लगाया गया है कि भीड़ तंत्र को कम किया जा सके। बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की तो पद ग्रहण तिथि से 5 वर्षों तक कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन के योग्य होता है जब तक उत्तराधिकारी नहीं पद पर बना रहेगा। यानी अगर मानिए 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तो क्या राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, तो नहीं, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, एकमात्र राष्ट्रपति जो अपने पूरे 2 कार्यकाल को पूरा किए हैं। शपथ की बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ की बात संविधान की अनुच्छेद 60 में की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। एक बात यह है कि केवल राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। बात करें कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, मानिए राष्ट्रपति कहीं गए हुए हैं, तबियत खराब है, तो उनके जगह पर राष्ट्रपति के पद खाली नहीं रहेगा तो उनके जगह उपराष्ट्रपति जो होते हैं, कौन उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो यदि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति, महाभियोग द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और यदि राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। चलिए अगला है राष्ट्रपति को प्राप्त विशेष अधिकार। राष्ट्रपति को कैसे कैसे क्या क्या अधिकार, विशेष अधिकार मिला हुआ है, तो देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल, कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट मिला है। यानी अनुच्छेद 361 के तहत, यानी उनके पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्य नहीं किया सकती है, लेकिन सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। क्या, राष्ट्रपति के विरुद्ध सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, वो भी कैसे, 2 महीने पूर्व उनको नोटिस देना होगा और जो व्यक्ति उन पर कार्रवाई करना चाहता है उनका नाम पता पूरा उनको देना होगा राष्ट्रपति को 2 महीना पहले। किस मामले में, केवल सिविल मामले में। फौजदारी मामले में उनके पद पर रहते हुए कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी विधि, कोई भी मामला नहीं चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति
क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। कार्यपालिका शक्ति सभी राष्ट्रपति में निहित है, सभी संघीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां कार्य को देखते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्ति की बात करें तो उसमें आता है पहली कार्यपालिका शक्ति। कैसे, एग्जीक्यूटिव पावर आता है। तो जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वह तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। क्या होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। वह पीएम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बात करें विधायी पावर, विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की शक्ति की, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और कार्यपालिका संसद के भाग होते हैं। इस प्रकार जो विधायिका से राष्ट्रपति जुड़ा हुआ रहता है। तो संसद के वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद को संदेश भेजना हो राष्ट्रपति भेजता है। संसद को बैठक बुलाना हो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, यानी 12 सदस्यों की जो नियुक्ति मनोनयन राज्यसभा में होता है उसकी नियुक्ति कौन करती है, उसका मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में वीटो शक्ति है। क्या है, वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति क्या है, तो राष्ट्रपति की एक प्रकार की विधेयक पर शक्ति है। जो वीटो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, वीटो 3 प्रकार के हैं, यानी किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की रोक लगाने की शक्ति। तो पहला है निरपेक्ष वीटो। क्या है, निरपेक्ष वीटो, इसका मतलब क्या होता है, विधेयक पर अनुमति नहीं देना। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इस पर क्या कहता है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देता है। इसका पहला बार प्रयोग कब हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था पेप्सू विधेयक पर। कब किया था, पेप्सू विधेयक पर निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। क्या है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाया जाता है। तो इसका उपयोग 2006 में लाभ के पद विधेयक के संबंध में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, लेकिन फिर इस विधेयक को संसद में दोबारा पारित करके भेजा तो अब्दुल कलाम को क्या करना पड़ा, साइन करना पड़ा। तीसरा है पॉकेट वीटो। क्या है, पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है, विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और उसको अपने पास ही रख लेता है। इसका प्रयोग 1986 में, पॉकेट वीटो का प्रयोग 1946 में पोस्टल बिल एक्ट, डाकघर अधिनियम में ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। उन्होंने इसकी कार्रवाई नहीं की थी और उसको अपने पॉकेट में रख लिया था। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति की क्या एक प्रकार की शक्ति है जो क्या करती है, नियंत्रण का काम करती है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों वीटो क्या है, वीटो का उल्लेख संविधान में नहीं है। कहाँ, संविधान में नहीं है। क्या है, परंपरा है। क्या है, परंपरागत रूप से यह चली आ रही है। क्या है, परंपरागत रूप से चली आ रही है। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य शक्ति में, विधायी शक्ति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश की जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान में दिया गया है। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 से शामिल किया गया है। तो किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, यदि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, बहुत जरूरी हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, यदि सरकार के समय बहुत जरूरी काम हो और समय न हो और कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
दोनों सदन या एक सदन सत्र में न हो, दोनों सदन या एक सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश के बारे में अगली बात यह है कि संसद अगली बैठक से 6 सप्ताह के अंदर इसे अनुमोदित करेगी, नहीं तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी जब सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके किसी कानून को बना दिया है, तो अगर संसद सत्र में बैठती है, संसद सत्र में बैठती है तो सत्र में बैठने से 6 सप्ताह के अंदर, कितने 6 सप्ताह के अंदर क्या करना होगा, संसद को उस अध्यादेश को मंजूरी देनी होगी। अगर मंजूरी संसद नहीं देती है तो अध्यादेश क्या होगा, अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगली सामान्य शक्ति में राष्ट्रपति शक्ति है वित्तीय शक्ति। क्या है वित्तीय शक्ति? तो वित्तीय शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यानी कोई भी विधेयक जो धन विधेयक से संबंधित है उसको सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखवाता है। केंद्रीय बजट जो है राष्ट्रपति के माध्यम, वित्त मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में रखवाता है। ये भी क्या है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। अगला बात करें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। क्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात की गई है। इसमें पहली शक्ति है क्षमा दान की शक्ति। यानी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति क्या कर सकता है, क्षमा पार्डन की शक्ति है। आरोप एवं दंड को समाप्त कर सकता है, पूर्णतः क्षमा कर सकता है। किसी व्यक्ति के दंड में लघुकरण, कम्यूटेशन, लघुकरण कम कर दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। यानी फांसी की सजा मिली है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है कौन, राष्ट्रपति। परिहार, रिमिशन, दंड की अवधि कम कर सकता है। क्या कर सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। जैसे मानिए 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल में या 2 साल में बदल सकता है। निलंबन, कम सजा प्रदान करना, ये भी क्या है, निलंबन का मतलब भी कम सजा प्रदान करना है। विराम, रिप्रीव, मतलब सजा स्थगित करना। यानी किसी को दंड मिला है और वह याचिका लगाता है राष्ट्रपति के सामने, तो क्या करता है, राष्ट्रपति उसको सजा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। इसी को विराम कहते हैं। तो बात करें अगली शक्ति राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को सैनिक शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। क्या होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। आगे बात करें कूटनीतिक शक्ति। क्या है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति? तो क्या है, हम जानते हैं कि जितने भी कूटनीतिक काम होते हैं वो क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े जो काम होते हैं राष्ट्र के, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्र कूटनीतिक में है राष्ट्रपति भारतीय राजदूतों को नियुक्ति करता है, वो कि वह कहाँ जाएंगे इसे नियुक्त करता है। और जो बाहर से आने वाले दूसरे देश के राजदूत हैं उनको क्या करता है, उनको रिसीव करता है, उनसे परिचय प्राप्त करता है। यह हो गई राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। इस प्रकार हम देखिए राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों को समझें। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। तो संविधान के भाग 18 में, इसमें संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन शक्तियों की बात की गई है। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। क्या है राष्ट्रीय आपातकाल 352? यह क्या है, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी देश की स्थिति गड़बड़ी, देश की स्थिति खराब है, उसके आधार पर क्या लगाया सकता है, आपातकाल लगाया सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार हमारे संविधान में एक शब्द था आंतरिक अशांति। इस शब्द को हटाकर इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया। किसको, सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया। अब बात करें आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल तो 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था और 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। और 1975 की बात करें तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था और इसी समय लोगों के अधिकारों का बहुत हनन हुआ था। और इसी के बाद क्या किया गया, इसी आंतरिक अशांति को संविधान द्वारा क्या किया गया, संशोधन द्वारा हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया। दूसरी आपातकालीन शक्ति है तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता 356, इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगर राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि किसी राज्य का कब लगाया जाता है, यदि राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र
सरकारी तंत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा, वहाँ उन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा, यानी यह आरोप लगेगा कि वहाँ संवैधानिक तंत्र की विफल हो गया है। और इस स्थिति में राज्य विधानसभा क्या होती है, पहले निलंबित होती है। क्या होती है, पहले निलंबित किया जाती है और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है, तो राज्य विधानसभा को क्या कहते हैं, भंग भी किया जा सकता है, राज्य विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। इस समय जो जितनी भी राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे चलता है, केंद्र सरकार यानी संसद के पास चला जाता है। क्या थी, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल 356। अगला है वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल भी लगाया सकता है 360 के तहत। एक बार में इसका उपयोग नहीं किया गया है। कब लगाया जाता है, जब देश की साख एवं वित्तीय स्थायित्व को खतरा होता है, क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इस समय अधिकारियों को वेतन में कटौती की जा सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की वेतन में कटौती की जा सकती है। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आगे बात करें तो राष्ट्रपति की पदमुक्ति। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहती है, महाभियोग कहलाती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। क्या है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया सकता है। यह महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की शुरुआत की जा सकती है। अगर बात करें तो शुरुआत करने में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। क्या, यानी जिस सदन यह आरोप लगा रहा है, उस सदन को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। क्या होगा, एक संकल्प पास करना होगा, तभी क्या होगा, आरोप लागू होगा। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्ण लिखित सूचना देने के बाद, और ये जो रेजोल्यूशन पास होगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होगा कि हम आपके ऊपर क्या लगा रहे हैं, महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। और 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद ही क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। प्रस्ताव पर, यानी जो रेजोल्यूशन है उस पर सदन के 1/4 सदस्यों का संकल्प हस्ताक्षर, यानी जो संकल्प पारित हो रहा है, जिस भी सदन से पास, लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन से पास हो रहा है, उसके 1/4 सदस्य यानी 25% जो सदस्य उस पर उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, हाँ कि जो महाभियोग लाया जाएगा वह क्या है, सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। और अगला है बिंदु कि सदन के 2/3 सदस्य, यानी जो रेजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन उसको पास करने के लिए क्या करने के लिए, पास करने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। कितना, 2/3 सदस्यों का बहुमत द्वारा उसको पारित करना चाहिए, यानी विशेष बहुमत द्वारा क्या करना चाहिए, उसको पारित होना चाहिए। तभी क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। जब एक सदन ये सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर देगा, तो दूसरी सदन क्या करेगी, उसकी जांच करेगी। क्या करेगी, दूसरी सदन उसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद अगर सही पाया गया तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति और उनके संबंधित जो भी शक्तियां थी, उनकी नियुक्ति थी, क्या केंद्रीय निर्वाचन पद थी। इस वीडियो में हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।